तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स, वो भी इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज चैप्टर का जो नेम है क्लास, वो क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि आजादी से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो अगर हम इसमें बात करें और स्टार्ट करें तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले आजादी से पहले, यानी कि हमें आजादी की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो इन 1757, थोड़ा सा हिस्ट्री है बच्चों, ध्यान देना। इन 1757 एक जंग हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, आपने सुना भी होगा शायद, है ना। जो कि रॉबर्ट क्लीव, ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लीव ने लड़ी थी, और इंडिया की तरफ से नवाब ऑफ बंगाल। क्लीव ने बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट करके इंडिया पे अपना हक स्टार्ट किया, यानी कि हमें यहाँ पे अपनी कॉलोनी स्टार्ट की। ठीक है, यानी कि इंडिया पे राज करना स्टार्ट किया। अब क्या आता है, सबसे पहली बात, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है क्लास, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया की जो इकोनॉमी है, ध्यान रखना इस वर्ड को, उसको एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है उसको उनको ग्रो करनी थी। अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमको एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करते थे वो। एज अ फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यानी कि हमारे यहाँ से सारी की सारी इसेंशियल चीजें ले जाते थे और अपनी इकोनॉमी को वो डेवलप करते थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो तीन टाइप की यहाँ पे इकोनॉमी बताई जा रही है। सबसे पहले प्रोस्पेरस इकोनॉमी, यानी कि हमारे पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। कमी क्यों नहीं थी? एक्चुअली हम ट्रेड करना नहीं जानते। ठीक है, यानी कि जो भी थे हम मिल बांट कर खाते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सेकेंड है एग्रेरियन इकोनॉमी। ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में भी सबसे ज्यादा जो अगर एग्रीकल्चर होती है तो इंडिया के अंदर ही होती है, और ये पहले से ही एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि हम एग्रीकल्चर पे ही हमेशा बेस्ड रहते थे। और थर्ड एक और था, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल की, तो हम वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी थी। इट मीन्स कि जो हाथों से बुनाई, हाथों से बनने वाले सारे के सारे सामान हम यहाँ पे यूज करते थे। ठीक है, और वो काफी प्रीशियस आज के डेट में मिलता है, और उस टाइम में भी मिलता था। ठीक, अब हमें ये जानना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिश रूल के टाइम में कैसा था। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली रूरल थी, यानी कि गांव वाले एरिया थे, और एग्रीकल्चर के बेस्ड पे थे। ठीक, अब ये समझ सकते हैं हम 85% जो विलेजर्स है वो किस पे बेस्ड थे? एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड थे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये ना कहीं स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती क्लास? स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो होती है यानी कि अब वहां पे कोई भी डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, यानी कि कछुआ भी थोड़ा थोड़ा चलता है ना, वो भी ना के बराबर चलता है, वैसे उसको हम स्टैग्नेंट कहते हैं। क्या रीजन होता है? सबसे पहला था लैंड सेटलमेंट स्टेटमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है क्लास? सिंपल से अगर हम बात करें तो इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो टेनेंट्स थे, यानी कि जो फार्मर्स थे, यानी कि जो फार्मर वर्कर्स थे, जो काम करते थे किनके पास? लैंडलॉर्ड के पास, यानी कि वो जमींदारों से जमीन लेते थे और उस पर खेती वगैरह करते थे। इसके बदले टेनेंट क्या करते थे? इनको रेंट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, क्या करते थे? रेंट प्रोवाइड करते थे। अब रेंट के तौर पे ये क्या करते थे? पैसे तो नहीं देते थे, मान के चलो अगर जितनी भी इनकी वो प्रोडक्शन हुई है उसका कुछ तिहाई, मान के चलो 2/3 जो तिहाई है ये जमींदार को एज अ रेंट दे देते थे, और 1/3 जो तिहाई है वो क्या करते थे? खुद के लिए यूज करते थे, फॉर देयर ओन। ठीक है, इस तरीके से रेंट सिस्टम चलता था। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ऑब्वियस सी बात है,
ये इनसे रेंट लेते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लैंडलॉर्ड से यानी कि जमींदार से टैक्स लेते थे कर के रूप में। ठीक है, अब क्या होता है कि जमीन ये ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये टैक्स रेट को हाई कर देते हैं। टैक्स रेट को हाई करते ही जो रेंट था ये हाई कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो टेनेंट थे वो मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन उनको मेहनताना नहीं मिल पा रहा। यानी कि मेहनत सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जो लगान है, लगान के तौर पे वो जमींदारों को इतना दे रहे हैं कि उनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा। खुद के परिवार को वो क्या खिलाए उसके लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो थे, हमारे जो फार्मर्स थे, उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल रहे थे उस टाइम पे। यानी कि वो इनडायरेक्टली ही फार्मर्स को टारगेट करते थे और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर तभी से डाउन जा रही थी। और क्योंकि हम पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे तो हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन जा रही। ठीक, नेक्स्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मीन्स क्या है? प्लस देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा जो फोकस करते थे वो कहते थे आप कैश क्रॉप उगाओ इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। यानी कि आप वो सारी चीजें उगाओ जो मार्केट में हम सेल कर सके, वो चीजें नहीं जो कि सेल नहीं हो सकती। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से किया उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने बोला हायर प्राइस फॉर कैश क्रॉप। जो भी कैश क्रॉप उगाएगा उसके लिए हम ज्यादा पैसा देंगे और नॉर्मल क्रॉप्स के लिए हम पैसा बहुत कम देंगे। तो लोगों ने लालच में आके कैश क्रॉप को उगाना स्टार्ट कर दिया और वहां से कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने स्टार्ट हो गया। ठीक, और कैश क्रॉप में बच्चों आपके आ सकते हैं कि जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, सेकेंड चीज क्या किया, प्रमोट शिफ्टिंग फूड टू कैश क्रॉप। उन्होंने क्या किया कि अब शिफ्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि जो किसी भी तरीके से क्या वो हाई प्राइस दे रहे थे कि आप अगर इन चीजों को उगा रहे हो तो हम पैसा ज्यादा देंगे। ठीक है, और इन चीजों को उगा रहे हो तो जो रेट है वैसे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं लालच एक बुरी बला होती है। तो फार्मर्स ने बोला देखो इस पे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, इस पे हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कैश क्रॉप को उगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, और इसी तरीके से कैश क्रॉप पे हम ज्यादा शिफ्ट होने लगे, कॉटन, जूट, ये सारी चीजों पे। और कहीं ना कहीं कैश क्रॉप एक ऐसी चीज है बच्चों की जहाँ अगर ना इसको हम उगाते हैं, अगर इनका प्रोडक्शन हाई लेवल पे करते हैं तो वहां की जो जमीन है वो बंजर हो जाती है और फिर वहां पे हम और कोई चीज नहीं उगा सकते। जैसे कि इंडिगो का एग्जाम्पल ले लें। इंडिगो के लिए लड़ाई क्यों हुई थी, बस यही रीजन था लड़ाई का, क्योंकि इंडिगो जहां पे भी होती थी वहां पे फिर दोबारा कोई और चीज हो ही नहीं पाती थी। वहां की जो वो है जमीन है वो बंजर हो जाती थी और ये चीज किसानों को ज्यादा इम्पैक्ट करता था। ब्रिटिशर्स का क्या था, उनसे जितना भी रेट ले उससे दुगने तिगने में बेच देते थे, उनका तो फायदा था, मैं ना मेहनत ना कुछ, फ्री का प्रॉफिट। लेकिन दिक्कत कहाँ होती थी, आगे चल के फार्मर्स को होती थी। ठीक, नेक्स्ट क्लास, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो लेवल की क्यों थी? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी तरीके से वहां पे पैसे खर्च नहीं किए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से ये सोच ही नहीं रहे थे कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनकी भी मदद की जाए। ठीक है, अब ना वहां पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी, पहले के टाइम में थी नहीं। और फिर भी सिंचाई के लिए बस वो हम किस पे डिपेंड होते, रेनफॉल पे। रेनफॉल हुआ तो इरिगेशन हो सकती थी, अदरवाइज किसी भी तरीके से कोई मतलब ही नहीं था आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिशर्स हमारे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट को अपने कंट्री के बारे में सोचना चाहिए था। बट इंडिया को वो किस तरीके के लिए यूज कर रहे थे, फीडर के लिए। फीडर इकोनॉमी के लिए कौन सोचता है ना। तो ये मतलब था, उनकी तो अपनी ब्रिटेन थी। ओके, तो क्या है, लो टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन एंड अदर फैसिलिटी। टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, है ना। टेक्नोलॉजी क्यों रहेगी, एग्रीकल्चर पे किस पे डिपेंड थे, इंडिया पे। और इंडिया से जब चीजें हो ही रही थी, ब्रिटिशर्स का पेट भर रहा था, फार्मर्स का भरे ना भरे ब्रिटिशर्स के पास तो आ रहा था, तो उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत ही क्या थी। और इसी कारण से धीरे 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 क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होने लगी। ठीक, जमींदार हैड नो रूट्स इन विलेज। अब जो जमींदार थे, जमींदार अपना आलीशान महल में रह रहे हैं, जमीन दे दी है, मतलब ही नहीं अब कुछ, किसी भी तरीके से मतलब ही नहीं रखना है उसको कि गांव में किसके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। हमने जमीन दी, हमें रेंट आ रहे, लगान आ रही, बस काफी है ना। नॉट इंट्रोड्यूस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किसी भी टाइप की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नहीं आई थी। ठीक है,
आज की डेट में हम देख रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हैं। उस टाइम में ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी, जिसके कारण से हमारे जो किसान थे वो सिंपली रेनफॉल और जो उनका होता था, कभी कभार बाढ़ आती कुछ आती थी, जो उनका घाटा था तब भी उनको लगान देना था। लगान नहीं देना होता तो लगान पे भी वो ब्याज चलता था। ब्याज चलने के कारण कहीं ना कहीं उस टाइम में काफी इसी तरीके से चलते थे और बंधुआ मजदूरी की सिस्टम आने लग गए थे। ओके, अब फोर्थ क्या है? स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है क्लास? किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स ने आंख हल्का सा भी खोल करके नहीं देखा कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो थोड़ा सा पैसा फेंक देना, बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्या है? गवर्नमेंट नेवर इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये चार मेजर पॉइंटर्स थे जिसके कारण से जो हमारी वो है एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा स्टेगनेंट रही है। कौन कौन से? सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या था? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या था? ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे किससे? लैंडलॉर्ड से। और लैंडलॉर्ड के पास भी एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, लैंडलॉर्ड के पास भी मजबूरी रहती थी, क्योंकि अगर वो टैक्स पूरी नहीं करते तो उन जमीन पे ब्रिटिशर्स का हक हो जाता। इसीलिए उनको टिनेंट्स को यानी कि फार्मर वर्कर्स को फोर्स किया जाता था और उनसे रेंट लिया जाता था। वो भी कहाँ से देते? टैक्स। तो वो इनसे रेंट लेकर के उनको देते थे। ठीक है, तो ये सिस्टम था। सेकंड क्या था? कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन ध्यान रखना, फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्यों? कैश क्रॉप इंडिया से बाहर जाके बिकता और उस जो बिकता तो सर उस टाइम में सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स की सरकार थी तो फायदा किसको होता? ब्रिटिशर्स को होता। तो इसलिए उन्होंने कमर्शलाइजेशन किया एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी को आप नहीं लेके आओगे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, तो अभी से वाले प्रोडक्टिविटी कम होगी ही होगी। और स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है। अगेन मेरे साथ एक बार, सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कमर्शलाइजेशन, फिर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन चारों पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना आप बहुत इजीली सारी चीजें कर पाओगे, बिलीव मी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का क्या रोल था? अगर देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट किया था। ऐसे आप पांच सेक्टर्स देखोगे। सेकेंड है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। अभी एग्रीकल्चर देखा, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में पांच चीजें की। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? अब इसमें क्या क्या था? जो इंडिया थी उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती थी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज को खत्म किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी अगर ये ग्रो कर गए तो कहीं ना कहीं ये हमसे आगे निकल जाएंगे, या फिर जो हम चाह रहे वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। तो उन्होंने क्या किया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म किया। कैसे? तो दिस इज द टू फोल्ड मोटिव। टू फोल्ड मोटिव और ब्रिटिशर्स, ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स का ये टू फोल्ड मोटिव था क्लास। इसी के थ्रू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई। कैसे? वो जो भी रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, इंडिया से चीप रेट पे ले जाते, चीप रेट पे यानी कि जीरो टैक्स पे भी ले जाते थे। ठीक है, और वहां से रॉ मटेरियल्स को मशीनों से क्रिएट करके ब्रिटेन में मशीनों से बना करके इंडिया में ला करके फिनिश गुड्स को बेचते थे। अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो हाथों से चीजें बनाई हुई यूज होती थी, तो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा महंगी होती थी, और जो मशीनों से बनती थी वो थोड़ी सी चीपर होती थी। तो हम अच्छे जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो वो थे गुड्स उनको अपनाना चाहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास पैसों की दिक्कतें थी। पहले तो हम इतनी चीजें जानते ही नहीं थे कि मतलब ऐसी भी चीजें हो सकती है। ट्रेड करना तो इन्होंने स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने, तो कहीं ना कहीं अब हमें पैसों की अहमियत पता चली। अब पैसों की अहमियत पता चली तो जो हमें चीपर मिल रहे हैं हम उसको यूज करने लग गए। हैंडीक्राफ्ट महंगी पड़ती थी। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो ब्रिटेन की जो फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, फिनिश गुड्स हैं बच्चों, उस पे रिलाई करने लग गए। अब जब इस पे रिलाई करने लग गए तो इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे खत्म होते होते बंद हो गया, है ना। अब इसी का इम्पैक्ट आया, इसी चीज का इम्पैक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दो चीजें आई। सबसे पहले हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि देखो लोग ये खरीद रहे थे, इस पे जा नहीं रहे थे, ये बंद हुआ तो जो लोग वहां काम कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट एकदम से आनी चालू हो जाएगी। जो भी लोग एम्प्लॉयड थे वो खत्म। ठीक है, कहां से? फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और दूसरा क्या था? अब हम फिनिश्ड गुड्स के लिए, सॉरी, अब हम फिनिश्ड गुड्स के लिए कहां रिलाई करने लग गए थे? ब्रिटिशर्स पे, इंपोर्ट पे। क्योंकि खुद हम बना नहीं रहे थे, खुद कहां पे थे? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट खत्म, तो अब जो बाहर से आई है वही यूज करेंगे, तो वही कर रहे थे हम। तो हम क्या बन गए थे? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, इंपोर्टर क्लास, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बन गए थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है?
फर्स्ट क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, हमारे पास में उस टाइम में मशीनें नहीं थी, अगर हमारे पास ही मशीन होती तो हम अपने यहाँ पे सस्ते रेट में बना सकते थे, लेकिन हमारे पास वर्कर्स थे बट मशीन्स नहीं थी। अब क्या होता है क्लास, देखो सिंपल सी बात है, कोई एक चीज को 5 वर्कर बनाएगा हैंडीक्राफ्ट में, है ना, बिना मशीनों के, लेकिन एक मशीन 5 प्रोडक्ट निकाल देगा, 5 वर्कर एक प्रोडक्ट बनाएगा और एक मशीन 5 प्रोडक्ट निकाल देगा उतनी देर, तो अभी से बात है वो चीपर पड़ेगा, मजदूरी भी कम देनी पड़ती थी, क्यों मशीन काम करती थी, तो ये चीजें थी, ठीक है। तो अब हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं थे, मशीनें नहीं थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीन, तो हम कहाँ से चीजें करते, है ना। फोर्थ है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, देखो मैक्रो में आपने अभी पढ़ा होगा हाल ही में फर्स्ट चैप्टर में ही है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी सिंपल सी चीज वो होती है, यानी कि जितनी भी मेरे पूरे कंट्री में, मेरी कंट्री में जितनी भी चीजें प्रोडक्शन हो रही है चीजों की, उसी के काउंट को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉसली हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, दैट इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर कहाँ रहे थे, प्रोडक्शन था कहाँ, क्यों, हैंडीक्राफ्ट खत्म, हैंडीक्राफ्ट खत्म तो प्रोडक्शन खत्म, और प्रोडक्शन खत्म तो सिंपल सी बात है जीडीपी खत्म, तो लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, थोड़ी बहुत जो जीडीपी में हम वो कर भी रहे थे, वो रॉ मटेरियल्स यानी कि जो एग्रीकल्चर से तो वो कर रहे थे। और फिफ्थ क्या, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये सिंपल सी बात है, जो पब्लिक सेक्टर थी यानी कि जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनका रोल बहुत कम था, यानी कि सिंपल सी बात है, वो इंडिया को क्यों दे, मैंने अगर किसी को गुलाम बनाया तो मैं बस उसको उतना ही करूंगा ना जितना में वो सरवाइव करे यानी जी सके, मैं उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों दूंगा, है ना, मैंने किसी को गुलामी में रखा है तो भाई मैं उसको फटे चिटे भी कपड़े दे सकता हूँ, है ना। अब उसको मैं एलवी गोष्ठी के थोड़ी ना कपड़े दूंगा, सिंपल ब्रिटिशर्स का यही था, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरेन ट्रेड पे। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारा, तो फॉरेन ट्रेड में अगर हम पहले से लेके चले तो पहले हमने क्या देखा था कि जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उसका रीजन क्या था कि हम एक्सपोर्टर बन गए थे, किस चीज के, रॉ मटेरियल, एंड इंपोर्टर बन गए थे किस चीज के, फिनिश गुड्स। तो बस वही चीज है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि जो ब्रिटेन से लेकर के आया जाता था, ठीक है। सेकेंड क्या, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अच्छा पहला समझ आया, यानी कि देखो, अच्छा एक चीज और है बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज बस बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। आई नो कि आपको आता है, कुछ को अगर समझ में ना आए कभी ना देखा हो तो वो देख लो, कि जैसे ये हमारे इंडिया है, इंडिया से जो भी चीज बाहर गई दैट इज नॉन एज एक्सपोर्ट, दूसरे देशों में मतलब, और जो भी चीज अंदर आई दैट इज नॉन एज इंपोर्ट। तो गवर्नमेंट क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे उस टाइम में, हमारे सामान को ले जाते थे, रॉ मटेरियल यानी रिसोर्सेस को ले जाते थे और अपनी फिनिश गुड्स को लेकर के आते थे, ठीक है क्लास। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। आज के डेट में अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सारी की सारी जो चीजें चलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो भी चीजें, डिमांड या सप्लाई, किस पे चलती है, मार्केट पे। लेकिन पहले मार्केट में पूरा कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने क्या किया था, पूरा पूरा मोनोपोली कंट्रोल रखा था, यानी कि उनको एक्सपोर्ट करना है तो करना है जो भी चीजें करनी हो, और इंपोर्ट करना है तो करना है जो भी चीजें करनी हो, टैक्स क्या लगाएंगे, जो भी चीजें, सब उनका डिसीजन था, कोई मतलब ही नहीं था मार्केट से, ठीक है। क्योंकि उनके लिए ये मार्केट भी उन्हीं का था और वो मार्केट भी उन्हीं का था। इस मार्केट को खत्म करना था यानी कि यूज करना था, उस मार्केट को डेवलप करना था, यानी कि इंडिया की जो मार्केट है उसको यूज करना था और ब्रिटेन की जो मार्केट है उसको डेवलप करना था। तो दोनों मार्केट उन्हीं के थे, तो मोनोपोली कंट्रोल हो सकते हैं, है ना। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इंडियन वेल्थ का ड्रेन क्यों हुआ क्लास, देखो अगर हमारे इंडिया की कोई चीज है, यानी कि चलो ब्रिटिशर्स आप इंडिया में डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन जो इनकम इंडिया की, जो पैसे इंडिया के हैं उसको आप इंडियन के लिए तो यूज करो, लेकिन नहीं, वो क्या करते, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, बट किसके, उनके जो एक्सपेंसेस होते थे, उनके जो भी एक्सपेंसेस होते थे उनके लिए यूज करते थे। अब देखो क्या होता था, जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो कुछ जो चीजें हैं हमारे पास ज्यादा बच जाती थी, सरप्लस हमारे पास बच जाता था। सरप्लस क्या होता है, यानी कि देखो मैंने इतनी सारी चीज यूज करी, मान के चलो मेरे पास बहुत सारी चीजें हो गई, मैंने थोड़ी चीज यूज करी, अब मेरे पास जो बच गया वो सरप्लस है। तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट जितना करना था गवर्नमेंट को कर देते थे, उसका जो सरप्लस बच रहा था उसको वो यूज करते कहाँ के लिए, पेमेंट फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस की पेमेंट के लिए, ठीक है। और किस चीज के लिए, जो
वो टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फाउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जंग लड़ती थी वहां पे आती थी, सेनाओं को रिक्वायरमेंट पड़ती थी, एक्सपेंसेस चाहिए होते थे, तो उनके लिए यूज करते थे, इंडियन के लिए नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जंग के लिए जो यूज होती थी, ठीक है। और टू इम्प्रूव इनविजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स यानी कि मान के चलो मिलिट्री बेस बनाना है, मिलिट्री को डेवलप करना है, स्किल्स देनी है, ये सारी चीजें जिससे कि ब्रिटिशर्स का फायदा, तो उन सब के लिए यूज होता है। सिंपल सी मीनिंग है, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है, इंडियंस के लिए आप बिल्कुल भी यूज मत करो, अपने लिए यूज करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अच्छी बात आ जाती है, एक वर्ड है आप ध्यान रखना, स्वीज कैनाल, जो कि 1869 में ओपन हुआ था, बनना अराउंड 1859 में हो गया था, एक बार देख लेना, थोड़ा आइडिया शायद नहीं है मुझे। 1859 में स्टार्ट हुआ था, 1869 में बन के रेडी हुआ था और स्टार्ट हो गया था। तो इसका एक फायदा था कि जैसे ना इंडिया से, है ना, इंडिया से ये हमारा अफ्रीका था और ये हमारा इंग्लैंड था, ठीक। तो इंडिया से वो इंग्लैंड जो है वाटर वेज के थ्रू हम जो भेजते थे, यानी कि ब्रिटिशर्स जो भेजते थे वो काफी लेंथी पड़ता था, तो उन्होंने क्या किया, एक कट करके यहां से डायरेक्ट बनाया और इसी का नाम दिया उन्होंने क्या, स्विज कैनाल, जिन्होंने अराउंड 5100 माइल्स का रोड मतलब वाटरवेज रिड्यूस कर दिया, ठीक है, सो डैट कि इनकी कॉस्टिंग कम आई। हाँ, इन्होंने अपने यूज के लिए किया था, बट हाँ आज के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। कुछ चीजें हैं जो आज के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन उस टाइम में उन्होंने अपने लिए यूज किया था, इंडियन के लिए नहीं। अब देखो यहाँ पे इनकी जो कॉस्ट आती थी ले जाने में, इंपोर्ट की जो आती थी, है ना, अब वो एकदम यहाँ से यहाँ आ गई, समझ रहे हो, 5100 माइल पे, समझ रहे हो कितना, अगर मान के चलो 2 रुपए के हिसाब से कॉस्ट जाएगा तो कितना कॉस्ट जाएगा एक सामान का, तो वो चीजें, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन पे। तो बच्चों जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी हमारी वो देखते हैं। सबसे पहले ना 2 पॉइंटर ध्यान रखना, आते ही आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। सेंसस क्या होता है, इस टाइम में ना हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या पॉपुलेशन रेट रही है क्या नहीं रही है, ठीक है। यानी कि क्योंकि एक्चुअली हमें ये देखना है कि पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हम एक जनगणना टाइप का करते हैं और हर 10 साल के बाद होता है। सबसे पहली बार जो हुआ था वो कब हुआ था, 1821 में, ठीक है। 1821 के बाद हर 10 साल बाद ये सेंसेक्स होते थे, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है एक वर्ड, इसको ध्यान रखना, 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है। देखो बच्चों इसको ना थोड़ा समझते हैं, ये है हमारा 1921, ये है इसके पहले की कंडीशन, ठीक है, और ये है इसके बाद की कंडीशन। क्या था कि जो बर्थ रेट एंड जो डेथ रेट है, ये 1921 से पहले एक मतलब ऐसी थी कि कभी कभार हमारी जो जनसंख्या है वो अप जाती थी, कभी डाउन जाती थी, अप जाती थी डाउन जाती थी, अप जाती थी डाउन जाती थी, इस तरीके से ये हमारी पॉपुलेशन चल रही है, ठीक है। यानी कि कभी कभार क्या होता था, कभी हाई होती थी तो कभी लो होके बैलेंस हो जाती थी पहले के टाइम में, बट इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ऐसा था 1921 के बाद ये कभी भी कम नहीं हुई, ये हमेशा बढ़ती गई, रेट कुछ भी मतलब बढ़ती ही गई, है ना। तो इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है कि इसके बाद से हमने कभी भी जनसंख्या को कम होते नहीं देखा, ठीक है। अब देखते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हालत है। सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये दोनों ही बहुत ज्यादा था उस टाइम, ठीक है। बर्थ रेट यानी कि, अच्छा बर्थ रेट होता क्या है, कितने बच्चे पैदा होते थे साल में, तो 1000 में से 48 बच्चे बर्थ लेते थे, और कितने लोग साल में मर जाते थे, तो 40 बच्चे 1000 में, सॉरी 40 लोग 1000 में से मर जाते थे। दैट इज नोन एज बर्थ रेट एंड डेथ, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि उस टाइम में एजुकेशन का क्या रोल था। सिंपल सी बात, अगर एजुकेशन की बात की जा रही है तो उस टाइम में बहुत कम था, यानी कि 16% से भी कम एजुकेशन रेट था, ठीक है। और इस 16 में से 7% सिर्फ फीमेल को एजुकेशन प्रोवाइडेड थी, ठीक है। ध्यान रखना, नॉट 16 में से 7, 16 पूरे का 7% फीमेल के पास
मतलब एजुकेशन का वो था, अदरवाइज किसी को भी नहीं था। तो ये हालत थी हमारी उस टाइम। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी का मतलब यानी कि जो भी हमारी हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत कम थी उस टाइम। इन द सेंस यानी कि हमारे पास ज्यादा कुछ मेडिकल वो नहीं थे, मेडिकल चेकअप्स नहीं थे, कुछ भी चीजें नहीं थी। तो अब क्या था कि अगर आपको कहीं जाना है तो बाई चांस एक कहीं बहुत बड़ा तो हॉस्पिटल बना है, सारे के सारे वहीं जाएंगे और देखा जाता है कि काफी लोग वहां पे मर जाते हैं, है ना। तो जो हेल्थ फैसिलिटीज थे बहुत कम थे, इसी चक्कर में जो वाटर डिजीज होती थी, डेंगू मलेरिया, ये सारी चीजें जो भी नॉर्मल होती थी, ये सब उस टाइम में काफी ज्यादा होती थी और लोग इसी इन्हीं कारणों से डेथ कर जाते थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा अगर आज पैदा हुआ है तो 1 साल के अंदर अगर मर जाते हैं, दैट इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो कि उस टाइम में 218 हजार में से 218 बच्चे उस टाइम में मर जाते थे। 2017 का जो रिकॉर्ड है वो 33 है, 2018 का जो है वो 32 है, एंड हाल ही में 2024 का जो है वो 25 है, एंड दिस इज द अप्रॉक्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 अप्रॉक्स है। ठीक है, कभी भी ये एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, हमने सुना है ना कि मतलब जो पहले के बड़े बुजुर्ग रहते थे 100 साल से ज्यादा जीते थे, वो वाली बात नहीं की जा रही है। ड्यू टू द मेडिकल इश्यूज जो लोग मर जाते थे, वहां यहाँ पे वो बात हो रही है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो जो बीमार होते थे तो वो कम टाइम ही जिंदा रह पाते थे, ज्यादा टाइम को जिंदा नहीं रह पाते थे। तो यहाँ पे एवरेज लिया गया, ध्यान रखना, और एवरेज के अकॉर्डिंग बात की गई है कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि जो जहां भी देखो इंडिया में, इंडियन सारे के सारे पुअर ही होते थे उस टाइम में। ठीक है, प्लस आज जो हमने किए हैं, सबसे पहले क्या किया, एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें 4 पॉइंटर्स थे, क्या क्या, एक बार रिवाइज करना। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सेकेंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, 4। इसके बाद हम किस पे गए थे, इंडस्ट्रियल पे, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड पे गए थे। फॉरेन ट्रेड में क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, सिमिलरली इसी के साथ फिर हमने देखा था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि पूरे मार्केट में ब्रिटिशर्स का मोनोपोली था, एंड ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये देखा था। एंड द नेक्स्ट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में क्या है, सबसे पहले हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, सेकेंड एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, थर्ड पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, फोर्थ हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड फिफ्थ लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड सिक्स वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आई होप क्लास ये 3 चीजें आपने कर ली होगी। नेक्स्ट जो है हमारा 2 टॉपिक और बचे, 2 सेक्टर्स को हमें और जान, ऑक्यूपेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन हम जो जानेंगे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने काम किए थे, उनके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। और देन लास्ट हम कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को जान के इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, एंड देन फिर हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड या फिर की पॉइंटर्स को देखेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं।